अब देखिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के एप्लीकेशन के बाद में हमने उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो इसके क्या है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के परिणाम या परिमाण, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंस या फिर दो परिमाण थे। सबसे पहला परिमाण जो था इसका, नहीं मैथ्स की क्लास होगी लेकिन सबसे लास्ट में होगी, ठीक है ना। देखिए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत जो है उसके टोटली आपके दो परिमाण है। एक तो सबसे पहला तो कौन सा है आपके, एक सिंगल स्लिट से किसी इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन, और दूसरा जो है वो आपके क्या है, एक्स रे या गामा रे माइक्रोस्कोप द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। मतलब आप लोगों को इसके अंदर इतना सा ध्यान रखना है कि जो सिंगल स्लिट और एक्सरे या गामा रे माइक्रोस्कोप जो है उसके द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त किए गए थे वो रिजल्ट किसके समान थे, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के समान थे। मतलब अगर हम सिंगल स्लिट से किसी भी सिंगल स्लिट के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित करते हैं या फिर उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन पुंज अगर विवर्तित होता है तो विवर्तन के दौरान उसके संवेग तथा किसमें स्थिति में अनिश्चितता का जो रिलेशन आता है वो समान किसके समान आता है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के समान आता है। दूसरा जो है आपके एक्सरे या गामा रे माइक्रोस्कोप वाला जो प्रयोग है उसके अंदर क्या किया जाता है, एक माइक्रोस्कोप के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को ज्ञात किया जाता है। तो वो रिलेशन भी किसके समान प्राप्त होता है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के समान प्राप्त होता है। तो अब इन दोनों प्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे और इन प्रयोग से अगर हम देखें, अगर रिजल्ट आप लोग अगर देखोगे इसके अंदर रिजल्ट जो है अगर वो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के समान प्राप्त होते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या है इन प्रयोगों के जो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंस है वो कौन से है, ये दोनों सिंगल स्लिट और एक्सरे और गामा रे माइक्रोस्कोप। एक और कॉन्सिक्वेंस भी है इसके अंदर वो है आपके डबल डिफ्रैक्शन, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसका भी मैं नोट्स के अंदर लिख के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंगल स्लिट के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन के विवर्तन को पढ़ेंगे। एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। अब आप लोग देखिए जब आप विवर्तन या डिफ्रेक्शन पढ़ते हो, विवर्तन जिसे कि इंग्लिश में डिफ्रेक्शन बोलते हो, डिफ्रेक्शन पढ़ते हो तो उसमें दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन कैसे, जैसे कि मान लो कि अगर आपने किसी भी बैरियर से आपने अगर किसी बैरियर के ऊपर कोई भी पुंज को आपने आपतित किया, कोई भी एक लघु अवरोधक हो या फिर कोई भी एक आपके अवरोधक या बैरियर हो उसके ऊपर अगर आप किसी भी किरण को आपतित करते हो या किसी पुंज को आपतित करते हो तो विवर्तन के द्वारा वो पुंज जो है वो क्या हो जाता है, किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस तरीके से आप लोगों को ये प्राप्त होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह पे आप किसी भी एक सूक्ष्म छिद्र या फिर आप कह सकते हो कि एक किसी भी स्लिट जिसकी छोटी सी चौड़ाई हो, मतलब उसकी लेंथ विड्थ जो हो वो क्या बहुत ही कम हो, बहुत ही छोटा सा छिद्र हो, उसमें से आप अगर किसी भी तरंग या किसी भी पुंज को आपतित करते हो तो वो पुंज क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डिफ्रेक्शन में टोटली क्या होते हैं, दो प्रकार से विवर्तन होता है। एक तो क्या होगा जब आप किसी भी अवरोधक या किसी भी
परत के ऊपर या कोई भी मान लो कि कोई भी अगर आप ऐसा पदार्थ ले लो जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, किसी पुंज को इंसिडेंट कर रहे हो, जैसे कि आप प्रिज्म को भी देखते हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, किरणें क्या हो जाती है, अपनी पुरानी वाली दिशा से कुछ मुड़ जाती है। लेकिन वहीं पर आप देखोगे, आप विक्षेपण वाला सिद्धांत देखते हो या फिर आप विवर्तन में, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, दो तरीके से विवर्तन होगा। जब आप एक स्लिट में से किसी भी पुंज को आपतित कर रहे हो या विवर्तित कराओ, या फिर किसी भी अवरोधक या किसी भी परत के ऊपर अगर किसी भी तरंग का विवर्तन देखो, तो उन दोनों में क्या होगा, एक में लघु अवरोधक के ऊपर तो विवर्तन के दौरान पुंज जो है वो क्या होगा, किनारों से मुड़ जाता है, आपको इतना ध्यान रखना। और दूसरा जो है आप लोगों को लघु छिद्र या किसी स्लिट में से आप क्या करे हो, विवर्तन को देखो, तो विवर्तन के दौरान पुंज जो है या तरंग जो है वो क्या जाती है, फैल जाती है। इतना सा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब इस ये जो प्रयोग था एक सिंगल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, उसका डायग्राम क्या है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। उसके बाद में जो इसकी इक्वेशन है वो किस प्रकार से हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के समान प्राप्त होती है वो भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये कोई भी एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, अब देखिए जो ये प्रयोग था या फिर ये जो एक सिंगल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक किसी भी सिंगल स्लिट से क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज को क्या किया जाता है, विवर्तित या उसके विवर्तन को, या फिर उसके अंदर से क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित करके उसके विवर्तन को देखा जाता है। जब हम क्या करते हैं, इस डेल्टा वाई चौड़ाई की एक सिंगल स्लिट के ऊपर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित करते हैं, तो आपतन के पश्चात जब इस सिंगल स्लिट से इस इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन जो होता है, या फिर विवर्तन के दौरान जो इस छिद्र से जब ये इससे यहाँ से पार होती है या फिर यहाँ से विवर्तित होती है, तो इसके द्वारा जो डायग्राम या फिर इसकी जो छाया जो होती है वो कहाँ पे प्राप्त की जाती है, एक पर्दे के ऊपर प्राप्त की जाती है। इसके विवर्तन प्रतिरूप को कहाँ पे प्राप्त किया जाता है, इस पर्दे के ऊपर प्राप्त किया जाता है। तो इस पर्दे के ऊपर जब इस विवर्तन को प्राप्त किया जाता है, तो इस स्लिट के अंदर जब इस स्लिट से ये इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित हो रहा है, इस स्लिट से ये इलेक्ट्रॉन पुंज जब गमन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुंज मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन पुंज को क्या बोल सकते हो, एक सोर्स बोल सकते हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के रूप में एक तरंग का क्या हो रहा है, गमन हो रहा है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की किरण जो होती है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन का पुंज के रूप में होती है, रे इलेक्ट्रॉन वेव भी बोल सकते हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या हो रही है, एक किरण जो है वो क्या रही है, क्या कर रही है, आगे की तरफ गति कर रही हो। पुंज बोलो या फिर उसको किरण बोलो, एक की एक बात होती है। इलेक्ट्रॉन वेव से यहाँ पे इसका मतलब और कुछ भी नहीं है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में या इलेक्ट्रॉन के रूप में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की वेव जो है वो क्या कर रही है, गमन कर रही है किसी भी स्लिट से, तो उस दौरान क्या है, आप लोगों को यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक
पर्दे के ऊपर इसके विवर्तन का क्या बनता है, प्रतिरूप, या फिर आपको क्या मिलेगी, प्रत्येक पर्दे के ऊपर क्या मिलेगी आप लोगों को, इस डिफ्रेक्शन की क्या मिलती है, इमेज मिलती है। और उस इमेज, जो ये इमेज मिलती है इस स्लिट से, जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज या फिर एक इलेक्ट्रॉन वेव जो होती है वो गमन करती है, तो उस दौरान इस पुंज के या इस स्लिट के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, या फिर स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, वो इस स्लिट के अंदर कहीं पे भी उपस्थित हो सकता है। आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग के अंदर इस पुंज के अंदर इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गमन कर रहा है, एक्स दिशा में गमन कर रहा है, परंतु एक बिंदु ओ के पश्चात आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पुंज स्लिट से विवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, फैल रहा होता है। मतलब इसका क्या होता है, वाई दिशा में भी कुछ ना कुछ क्या होता है, संवेग होता है। तो इस पुंज के स्थिति तथा वाई दिशा में जो संवेग है उसके बीच में एक रिलेशन ज्ञात किया जाता है। तो वो रिलेशन किसके समान प्राप्त होता है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के समान होता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जब हम एक सिंगल स्लिट से भी किसी भी इलेक्ट्रॉन पुंज या किसी भी रे का क्या कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं उस सिंगल स्लिट के ऊपर, तो आपतन के पश्चात जब इस सिंगल स्लिट से उस पुंज का क्या हो या उस किरण का क्या हो, विवर्तन होता है, तो विवर्तन के दौरान उसके संवेग तथा उसकी स्थिति में जो अनिश्चितता जो होती है वो हमेशा किसके समान, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के समान प्राप्त होती है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रयोग में हम क्या करते हैं, इस प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन के पुंज को, एक इलेक्ट्रॉन पुंज को डेल्टा वाई चौड़ाई, डेल्टा वाई चौड़ाई के सूक्ष्म स्लिट पर आपतित करते हैं तो, पर आपतित करते हैं तो इस स्लिट से विवर्तित इलेक्ट्रॉन का विवर्तन प्रतिरूप कहाँ पे प्राप्त होगा, विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त होता है, पर्दे पर प्राप्त होता है। तथा यह इलेक्ट्रॉन पुंज इस डेल्टा वाई चौड़ाई में कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं हमेशा यहाँ के सेंटर से ही ये क्या हो, विवर्तित हो, मतलब ये हमेशा इसी स्लिट के सेंटर से ही निकले, ये उसके ऊपर वाली स्थिति, मतलब इस डेल्टा वाई चौड़ाई में कहीं पर भी स्थित हो सकता है, कहीं से भी होकर ये इलेक्ट्रॉन पुंज क्या है, गुजर सकता है। इस वजह से यहाँ पे क्या बोला है, मैंने लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉन पुंज क्या है, इस डेल्टा वाई चौड़ाई की स्लिट में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। जरूरी नहीं हो हमेशा इस स्लिट के मिडल पॉइंट से ही निकले, वो इस मिडल पॉइंट से ऊपर से भी निकल सकता है, नीचे भी निकल सकता है, कहीं पे भी हो सकती है इसकी स्थिति इस पुंज की कोई भी फिक्स नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः डेल्टा वाई इलेक्ट्रॉन पुंज की स्थिति में क्या होगी, अधिकतम अनिश्चितता। मतलब अब देखिए जब ये डेल्टा वाई चौड़ाई के अंदर कहीं पे भी गमन कर सकता है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन पुंज की स्थिति में अनिश्चितता या फिर पोजीशन में अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी, इस डेल्टा वाई के बराबर होगी। इस डेल्टा वाई से अधिक उसके अंदर कभी भी क्या नहीं हो सकती, अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। अब देखिए कोई भी सिंगल स्लिट होता है और एक सिंगल स्लिट, the condition for a डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की कंडीशन के लिए एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो, वो क्या होता है, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ठीक है।
ये पढ़ते हो ए साइन थीटा बराबर एन लैम्बडा, जहां पे ए क्या होता है, यहाँ पर ए का मान जो होता है वो आपके स्लिट की चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। स्लिट की चौड़ाई जो कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा वाई के बराबर है। थीटा क्या है, थीटा वो बिंदु है जहां से किसी भी जो कोई भी अगर किरण पुंज जब क्या कर रहा है, एक सिंगल स्लिट के अंदर आपतित हो रहा है, तो आपतन के दौरान वह बिंदु जहां से इस तरंग का क्या होता है, फैलाव होता है, या फिर वो क्या होता है किसी एंगल से थीटा कोण से विवर्तित होता है, उसको किसके द्वारा, इस थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन एंगल। और यहाँ पे एन का मान क्या हो जाएगा, 1, सिंगल स्लिट है। और लैम्बडा जो है वो क्या है, इस जो आपतित होने वाली किरण पुंज है उसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस समीकरण के अंदर डेल्टा वाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू लैम्बडा। तो डेल्टा वाई किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन साइन थीटा के। इक्वेशन नंबर 1। मतलब अगर कोई भी आपतित होने वाली तरंग या कोई भी पुंज जो है वो इस डेल्टा वाई चौड़ाई की स्लिट से गुजरती है, तो उस डेल्टा वाई या फिर इस इलेक्ट्रॉन पुंज में की स्थिति में जो अनिश्चितता जो होगी वो डेल्टा वाई बराबर क्या होगी, लैम्बडा अपॉन साइन थीटा होगी। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। दूसरा इसके अंदर जब आप देखोगे स्टार्टिंग के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पुंज इस स्लिट के अंदर आपतित हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो इसके पास संवेग ओनली फॉर कौन सा है, पी एक्स, मतलब एक्स दिशा के अंदर इसकी गति हो रही है, इस वजह से इसके अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर पी वाई का मान क्या है, 0 है। लेकिन जब बिंदु ओ के ऊपर आते हो तो ओ के पश्चात आप देखोगे, बिंदु ओ के पश्चात आप देखोगे तो ये तरंग क्या हो रही है, इस स्लिट से क्या हो रही है, फैल रही है। पर विवर्तन के दौरान इसके अंदर क्या हो रहा है, फैलाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस फैलाव के दौरान इस के अंदर जो संवेग के अंदर अनिश्चितता होगी वो कहां से होगी, जो इसका संवेग जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, पी साइन थीटा से लेके माइनस की पी साइन थीटा के बीच में होता है। मतलब जब इस तरंग का विवर्तन होता है तो उस कंडीशन के अंदर इस तरंग के अंदर क्या होता है, वाई दिशा में भी क्या आ जाता है, संवेग के घटक प्राप्त होते हैं ओनली फॉर। लेकिन जब वो इस तरंग से विवर्तित, इस तरंग का या फिर इस किरण पुंज का जब तक विवर्तन नहीं होगा तब तक इस तरंग के लिए, इस इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए वाई दिशा में संवेग या मोमेंटम का मान 0 होगा। लेकिन जब इस का किसी बिंदु ओ से विवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इस पुंज के लिए क्या होगा, वाई दिशा में भी संवेग प्राप्त होता है, और उस संवेग का मान पी साइन थीटा से लेके कहां तक होता है, माइनस के पी साइन थीटा तक होता है। तो यहाँ पे जो इसका एक और पॉइंट जो इसके अंदर संवेग में अनिश्चितता है वो क्या प्राप्त होगी, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन पुंज किस दिशा में, इलेक्ट्रॉन पुंज एक्स दिशा में विवर्तित या फिर आपतित होता है, तो वाई दिशा में इसका संवेग क्या हो जाता है, वाई दिशा में संवेग क्या होगा, 0 होता है। लेकिन चित्रानुसार जब ये किससे, जब यह थीटा कोण से, जब यह थीटा कोण से विवर्तित होता है, विवर्तित होता है, तो इस पुंज का संवेग वाई दिशा में कहां से कहां तक होगा, वाई दिशा में पी साइन थीटा से लेके माइनस की पी साइन थीटा के बीच तक कुछ भी हो सकता है। अतः पुंज के संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, संवेग में अनिश्चितता इन दोनों के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिफरेंस होगी।
तो यहाँ से इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखोगे तो पी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा का मान कितना है, 2p साइन थीटा। तो यहाँ पे डेल्टा पी वाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2p साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। और डी ब्रोगली के नियम से या डी ब्रोगली का जो परिकल्पना थी उसके द्वारा p बराबर क्या होता है, h अपॉन लैम्बडा के बराबर होता है। तो यहाँ से डेल्टा ऑफ पी वाई जो है डेल्टा ऑफ पी वाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2h अपॉन लैम्बडा साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन नंबर 2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई जो है वो आपके लैम्बडा अपॉन साइन थीटा इंटू 2h अपॉन लैम्बडा साइन थीटा के बराबर आएगा। लैम्बडा से लैम्बडा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया। तो यहाँ से डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई किसके बराबर आ रहा है, 2h, जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है h/2। ये सेम का सेम किसके समान है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का ही क्या है, मतलब अगर हम सिंगल स्लिट से किसी भी पार्टिकल किसी भी किरण पुंज का हम क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन देखते हैं, या फिर उससे अगर हम किसी भी पुंज को जब एक सिंगल स्लिट के ऊपर आपतित करेंगे तो आपतन के पश्चात जब उसका विवर्तन होता है तो विवर्तन के दौरान जो हम इसका पर्दे के ऊपर प्रतिरूप प्राप्त है या फिर जो इलेक्ट्रॉन पुंज का गमन इसके अंदर देखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पुंज का इस सिंगल स्लिट के अंदर, तो इस सिंगल स्लिट में हम क्या नहीं कर सकते, इस इलेक्ट्रॉन पुंज की स्थिति तथा संवेग दोनों को क्या नहीं कर सकते, एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर उनकी स्थिति क्या है या संवेग क्या है वो एक साथ में दोनों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर हमने मान लो कि किसी भी दिशा में जब ये आपतित हो रही है सिंगल स्लिट के अंदर, अगर हमने स्थिति को ज्ञात कर लिया तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते, इसके अंदर संवेग में अनिश्चितता को ज्ञात, संवेग को पर्टिकुलरली ज्ञात नहीं कर सकते कि इसका संवेग क्या है या फिर किस दिशा में ये गति कर रहा है, वो हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। वो भी इस सिंगल स्लिट प्रयोग के द्वारा पता चलता है, जो कि इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो सिंगल स्लिट वाला है ये क्या करता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का एक सबसे अच्छा परिमाण है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। सेकेंड प्रयोग जो है वो आपके एक्सरे या फिर गामा रे माइक्रोस्कोप का है। एक्सरे या गामा रे, अब ये जो एक्सरे तथा गामा रे माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग था इसको किसने किया था, इसको नील्स बोर ने किया था। नील्स बोर ने क्या किया, एक्सरे या फिर गामा रे जो माइक्रोस्कोप है या सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी सहायता से क्या करना चाहा, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने की कोशिश की, तथा जो इसने इस प्रयोग को किया तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग में जो अनिश्चितता के बीच में जो रिलेशन है वो भी किसके समान, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के रूप में प्राप्त होता है, जो कि किसको, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के दूसरे परिमाण को प्रदर्शित करता है। आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो नील्स बोर था उसने क्या करने की कोशिश की थी, उसने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सटीकता से एक्यूरेटली उसकी स्थिति क्या होगी का से मापन करने की कोशिश की। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है
किसी भी परमाणु में उपस्थित है, तो उसमें उसने क्या किया, कोई भी एक सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा उसने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी वो ज्ञात करने की कोशिश, एक्यूरेटली वो किस जगह पे उपस्थित है उसकी स्थिति को ज्ञात करने की कोशिश की जिसके अंदर उसने क्या किया, जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कोई भी एक सूक्ष्मदर्शी, जैसे कि मान लो कि सूक्ष्मदर्शी को आपको मालूम है एक लेंस के रूप में आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, जिसमें अगर मान लो कि इसके सामने की तरफ आप एक किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली तरंग जो है वो किस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर, इसके सिरों के ऊपर आपतित होती है तथा इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे पर्दे के रूप में यहाँ पे आप लोगों को प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से उसने क्या किया था, इस बोर ने क्या किया, इस सूक्ष्मदर्शी, जैसे कि मान लो कि एक सूक्ष्मदर्शी है, इसके यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पुंज, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पुंज इसके था, उस इलेक्ट्रॉन पुंज के ऊपर क्या किया गया, गामा रे, गामा या फिर एक्स रे को क्या किया गया, आपतित किया गया, और जिसकी आप लोग मान सकते हो कि फ्रीक्वेंसी या फिर जो आवर्ती जो थी वो क्या थी, म्यू, या फिर तरंग दैर्ध्य का मान क्या था, लैम्ब्डा। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है के ऊपर क्या किया उसने, आपतित किया। तो उस कंडीशन में जब ये एक एक्सरे या फिर गामा रे जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपतित होती है तो उस कंडीशन में ये एक्सरे या गामा रे से आपतित होने वाले फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के रूप में ग्रहण करके क्या हो जाता है, रिकॉइल हो जाता है। रिकॉइल या फिर आप बोल सकते हो प्रतिक्षिप्त। रिकॉइल के बारे में मैंने आपको जब हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था, उसके अंदर अपन क्या करते थे, ये सेम का सेम क्या है, इस एक्सरे या गामा रे माइक्रोस्कोप के अंदर भी क्या किया जाता है, जब आप इलेक्ट्रॉन पुंज को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी भी एक्सरे या गामा रे को आपतित करते हो तो सेम कॉम्पटन इफेक्ट के समान इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटोन या एक्सरे का क्या होता है, कॉम्पटन प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन के दौरान जब ये फोटोन की किरणें हैं या फिर जो ये फोटोन है वो क्या है, 2 अल्फा एंगल के साथ में क्या होता है, एक माइक्रोस्कोप के ऊपर क्या होता है, प्रकीर्णित होता है या फिर माइक्रोस्कोप के ऊपर आपतित होता है इसकी किरणें प्रकीर्णन के दौरान। तो उस कंडीशन के अंदर उसने क्या कहा कि जब आप एक्सरे या गामा रे को क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपतित कर रहे हो या फिर इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो, तो इंसिडेंट के दौरान जब इलेक्ट्रॉन से क्या हो, फोटोन का प्रकीर्णन हो, तो प्रकीर्णन के दौरान वो 2 अल्फा एंगल से क्या हो रही है, किसी सूक्ष्मदर्शी के ऊपर प्राप्त होती है। तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, इतना इसके अंदर बताया गया था। मतलब अगर हम क्या करें, एक एक्सरे गामा रे को इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एक्सरे या गामा रे के फोटोन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के दौरान वो क्या करेगा, अपनी स्थिति से, स्थिर अवस्था से क्या करेगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। ये क्या होती है, इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है, और इसका मोमेंटम क्या होगा, पी होगा। और जो ये होते हैं, जो ये इंसिडेंट के दौरान या फिर ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को ग्रहण करता है तो क्या करता है, थीटा एंगल से प्रकीर्णित होता है, और यहाँ पे जो या फोटोन का जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, 90 माइनस अल्फा एंगल से होता है, क्योंकि आपको मालूम है जब हम इनको अक्षों के बीच में तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये अल्फा एंगल, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन पुंज है या फिर जो आपतित एक्सरे है उसका इस इलेक्ट्रॉन से किस एंगल के ऊपर प्रकीर्णन हो रहा है, 90 माइनस अल्फा एंगल के ऊपर प्रकीर्णन हो रहा है। और उसके पश्चात उसने जो बोला, बोर ने, उसने बोला कि सूक्ष्मदर्शी के अंदर अगर ये फोटोन की किरण जो है वो क्या हो रही है, 2 अल्फा एंगल के ऊपर प्राप्त होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं या फिर इसके संवेग के अंदर संवेग के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है कि जब इस प्रयोग के अंदर, माइक्रोस्कोप के प्रयोग के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सरे को आपतित किया गया, तो आपतन के पश्चात जब इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कंडीशन में आता है तो रिकॉइल के दौरान जब यहाँ से कॉम्पटन प्रकीर्णन के रूप में वापस से गामा किरणों का प्रकीर्णन होता है, तो प्रकीर्णित गामा किरणें अगर माइक्रोस्कोप के ऊपर 2 अल्फा एंगल के ऊपर प्राप्त होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फोटोन या सॉरी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका जो डेरिवेशन है वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ